प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश में अपवर्तन कैसे होता है और यह क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप एक आसान सी भाषा में हम इसको एक बार लिख लेते हैं, आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद हम फिगर के माध्यम से जो भी डिफिनेशन होगा हम उसको और भी आसान करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी डिफिनेशन है हम उसको देख लेते हैं। वो क्या है कि प्रकाश किरण, क्या जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके पथ में कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके पथ में कुछ परिवर्तन होता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसी चीज़ को हमें यहाँ लिख लेना है कि प्रकाश किरणों के एक माध्यम से, कैसे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में पथ में होने वाला परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या स्टूडेंट्स कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, क्या प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मतलब जब वो किसी दूसरे माध्यम जाती है तो उसके माध्यम में जाते वक्त कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको एक हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं हमारा M1 और M2 ये एक ऐसी परत है जो दो माध्यमों को अलग अलग करती है। ये जो हमारा ये माध्यम है पहला वाला, इसे हम वायु माध्यम मान लेते हैं, जिसे हम विरल माध्यम बोल सकते हैं, विरल माध्यम। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो हमारा माध्यम है इसे हम कांच या जल माध्यम बोल सकते हैं। ठीक है, कांच या जल माध्यम, जिसे हम सघन माध्यम बोल सकते हैं, सघन माध्यम। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए कुछ इस प्रकार से जब प्रकाश किरण चल के आएगी, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं प्रकाश किरण इस प्रकार से चल के यहाँ पर आपतित होती है, ऐसे ये आके आपतित होती है। तो इसे कुछ कैसे, इसे कुछ इस प्रकार से ऐसे ही आगे की तरफ निकल जाना चाहिए, इसे कुछ ऐसे आगे की तरफ निकल जाना चाहिए। इसके बीच में एक अभिलंब भी होता है। अभिलंब तो आपने अच्छे से समझा हुआ है पिछले लेक्चर्स में, उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि हमारे सारे वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये चैप्टर ही ऐसा है और साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जब प्रकाश किरण आती है यह ऐसे सीधे ये नहीं जाती है, यह थोड़ा सा अभिलंब की तरफ यह झुक जाती है। यह कुछ इस तरह से इसका परावर्तन ऐसे होता है। यह आपतित किरण है, यह आपतित किरण आपकी है और यह आपकी परावर्तित किरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी परावर्तित किरण है। यानी जब वायु से कांच में जब कोई प्रकाश जाता है तो वह कुछ इस प्रकार से अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वह कुछ इस प्रकार से बैंड हो जाता है। तो यही आपका एग्जाम्पल होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ ये अभिलंब से जो आपतित किरण है यह आपतित कोण बना रही है जिसे I से दिखाते हैं, और यह परावर्तन कोण जो है यह RC से दिखाते हैं। ठीक है, और आपको पता है I और R एक दूसरे के बराबर होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये जो बिंदु है इसे हम आपतित बिंदु बोल सकते हैं या आपतन बिंदु।
ये हमारा आपतन बिंदु हो गया। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम आपको एक और एग्जाम्पल से, अच्छे से एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल करके इसको आपको और आसान बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको एक दूसरा भी दिखा देते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि एक ये जो आ रही है अभिलंब की तरफ झुक रही है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो अभिलंब की तरफ झुकती नहीं, वो उससे दूर होती है। तो हम उस कंडीशन को भी समझ लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से हमारा फिर से M1 और M2 तैयार है। पहले हमने क्या किया था, हमने विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में लाया था। अब हम क्या करेंगे, सघन माध्यम आपका सघन माध्यम क्या था, कांच था। और अब हम लाएंगे विरल माध्यम में प्रकाश लाएंगे। आपका विरल माध्यम क्या था, वायु। तो पहले हमने क्या किया था, वायु से हमने कांच में प्रकाश को आपतित कराया था। अब हम क्या करेंगे, कांच से इसमें वायु में लाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यह कुछ प्रकार से ऐसे ही इसके बीच में अभिलंब होता है। तो ये देखिए, जब अभिलंब पे प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से ये आकर आपतित होती है, ये प्रकाश किरण यहाँ पे आके आपतित हुई। तो आपतित होने के पश्चात इसे कुछ इस प्रकार से आगे आना चाहिए, लेकिन यह आगे की तरफ न आकर के यह अभिलंब से थोड़ा सा दूर हो जाता है। यह अभिलंब से दूर होकर इसका परावर्तन कुछ इस प्रकार हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका परावर्तन कुछ इस तरह हो जाता है। ये हमारा आपतन बिंदु है, ये हमारा आपतन बिंदु हो गया। इस बार जो हमारा ये आर है, यानी वो परावर्तन कोण, वह यहाँ पर होगा। यह आपका यहाँ पर परावर्तन नहीं है, अपवर्तन। अब से हम अपवर्तन कहेंगे। तो क्योंकि अब हम अपवर्तन को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अपवर्तन होगा। और यह आपका आपतन कोण है, और यह आपका परावर्तन कोण आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको तो हमने देख लिया फिगर के माध्यम से। अब आइए हम एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से। स्टूडेंट्स, हम किताब कापी को साइड में रखकर आ गए हैं अब अपने प्रैक्टिकल पे। तो अब हम देख लेते हैं कि यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो यह जल है जिसको हमने एक ग्लास में रख रखा है। तो इसमें जब हम कोई वस्तु को कुछ इस प्रकार से डालते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक फीट को यहाँ पर हमने डाला हुआ है, तो हम क्या पाते हैं, हम देखते हैं कि यह सीधी न जाकर यह कुछ इस प्रकार से हमें बैंड दिखाई देती है, अर्थात यह जैसे कुछ झुक सी गई हो। अब मुझे नहीं पता ये कैमरे में कैसा दिख रहा है, लेकिन इसे आप एक बार घर पे करके ज़रूर देखिएगा, और आपने क्या देखा ये चीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह चीज़ ज़रूरी नहीं है फिट के साथ हो। अगर हम इस एग्जाम्पल को मान लीजिए किसी पेन के साथ करते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से दिखाइए। देखिए, जब इसको हम डालते हैं तो ये ऐसा लगता है ये टूट गई हो या थोड़ी सी मुड़ गई हो। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो अब हम देखते हैं आज का ये जो टॉपिक आपतित किरण है। तो आपतित किरण क्या होता है कि प्रथम माध्यम क्या था, जो आपका विरल माध्यम था वो वायु था। तो ये वायु या सघन, ये दोनों के लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम माध्यम, जो भी आपका हो प्रथम माध्यम से चलने वाली प्रकाश किरण, आपतित किरण कहलाती है। प्रकाश किरण आपतित किरण कहलाती है। तो जो प्रथम किरण आई थी, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है फिगर, इस पे आप एक बार ध्यान दीजिए। इस फिगर में देखिए, जो आपकी प्रथम किरण जो आ रही है,
यानी जो पहले माध्यम है ऊपर की तरफ जो प्रकाश वहाँ से आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा दूसरा टॉपिक है, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है। अपवर्तित किरण, तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं क्या कि द्वितीय माध्यम, क्या द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण जो दूसरे माध्यम में चलती है, आप एक बार फिगर में देखिए फिर से, जो पहले माध्यम से आ रही है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो दूसरे माध्यम में गई हुई है उसे उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या अब हम इसी बात को हम यहाँ लिखते भी हैं। आप पहले बात आप एग्जाम में अपने हिसाब से लिखिएगा, आपको नंबर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द्वितीय माध्यम, द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण, जो आपकी द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण थी उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। उसे अपवर्तित किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वह है आपतन बिंदु। आपने चित्र में देखा ही था कि आपतन बिंदु क्या होता है, आपने शायद वहाँ भी समझ लिया होगा, तो हमको ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं है। तो हम अब देखते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या होता है कि जो आपकी आपतित किरण है, फिगर में आप देखिए, जो आपकी आपतित किरण है और उसके बाद ये जो पृथक कार्य, जो मतलब जो अलग कर रहा है पृष्ठ को, जो आपके विरल माध्यम और सकल माध्यम को जो अलग कर रहा है, और जो आपकी आपतित किरण है जो आपके विरल माध्यम सकल माध्यम को जो अलग कर रहा है, उस पर जो गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इसको हम एक बार लिख के समझ लेते हैं। अगर आपको बातों से नहीं समझ में आ रहा तो शायद आपको लिखने से समझ में आ जाए। क्या कि आपतित किरण, आपतित किरण पृथककारी, क्या जो अलग कर रही है उसे पृथककारी पृष्ठ कहते हैं। पृथककारी पृष्ठ, पृथककारी पृष्ठ जिस बिंदु पर प्रकाश गिरती है, जिस बिंदु पर यह आपतित किरण गिरती है, ये जो आपकी आपतित किरण है जो वो जिस पे गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं अभिलंब। अभिलंब तो हमने पहले ही देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम फिर से एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अभिलंब, इसे अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। तो अभिलंब क्या होता है, जो आपका आपतन बिंदु होता है, जो आपका ये आपतन बिंदु है और जो पृथककारी पृष्ठ है, पृथककारी पृष्ठ है, यह उसके लंबवत एक प्रकार का रेखा होता है। लंबवत मतलब उसके एक सीध में कुछ इस प्रकार सा ये रेखा होता है, इसी को लंबवत कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर अभिलंब होगा। हम इसे लिख लेते हैं कि आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर पृथककारी पृष्ठ, पृथककारी पृष्ठ के
लंबवत बना रेखा अभिलंब कहलाता है। क्या? अभिलंब कहलाता है। आपको आ गया है समझ में? तो अगर आपको आ गया है समझ में तो हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला क्या है कि अगला आपको दिया हुआ है आपतन कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, आपतन कोण। आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण व अभिलंब के बीच जो कोण बना होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। यह ठीक उसी प्रकार से आपतित कोण की तरह ही है जो आपने पहले लेक्चर में इसको पढ़ा हुआ है। आपतित किरण व अभिलंब के बीच या मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। आपका आपतन कोण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया आपतन कोण। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं आपका अपवर्तन कोण। आपका जो छठा है वो है अपवर्तन कोण। अपवर्तन क्या होता है कि अपवर्तित किरण, जो प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से बैंड हो रही थी, या जो मान लीजिए ये आपका अभिलंब था, ये इससे दूर जा रही थी, या ये जो इसके पास आ रही थी। ठीक है, इसके जो पास जा रही थी, इन दोनों के बीच ये जो कोण बनता है इसी को आपतन कोण कहते हैं। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि आपका आपतन कोण क्या होता है। अपवर्तित किरण वह अभिलंब के मध्य बना कोण, जो ये आपका आपतित किरण था और अभिलंब के मध्य जो बना कोण होता है इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला दिया हुआ है वह है सघन माध्यम। तो सघन माध्यम क्या होता है कि अपवर्तित किरण, आप यहाँ फिगर में देखिए, अपवर्तित किरण और आपतित किरण, जो आपकी अपवर्तित किरण हो गई है और आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुका। क्या? अभिलंब की ओर झुका और दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है ये आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसको एक बार लिख के देख लेते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। क्या है कि यदि अपवर्तित किरण यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष
अभिलंब की ओर झुका हो, वो क्या हो, अभिलंब की ओर झुका हो या झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरे माध्यम को, जो आपका दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष, क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या कह रहा है कि यदि अपवर्तित किरण, ये जो आपकी अपवर्तित किरण है और ये आपतित किरण है, ये जो आपकी आपतित किरण है ये अपवर्तित किरण है, के सापेक्ष मतलब उसके ठीक उल्टा, ठीक है, या ठीक उसी के सामने जो अभिलंब की ओर जो झुका होता है वो दूसरे माध्यम के पहले क्या होता है, उसका सघन माध्यम होता है। अर्थात ये जो आपका दूसरा माध्यम है इसी के ठीक विपरीत जो होता है माध्यम, उसी को ये आपका सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपका विरल माध्यम क्या होता है हमारा। अब हम देखेंगे कि विरल माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम, तो विरल माध्यम अब हम देखेंगे क्या होता है। विरल माध्यम यदि आपतित किरण, क्या, यदि आपकी आपतित किरण और यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, यदि अपवर्तित किरण, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है, जाती है, तो जो दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे, के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि अपवर्तित किरण, कौन सी किरण, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर, ये देखिए आपको ये जहाँ दिख रहा है फिगर, आपका ध्यान यहाँ आना चाहिए कि अगर ये दूर जो हट जाती है तो जो ये आपका दूसरा माध्यम है पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा माध्यम पहले, मतलब इसके लिए ये विरल माध्यम है, किसके लिए, पहले के लिए ये दूसरा विरल माध्यम है। और इसके जो पहले हमने देखा उसमें क्या होगा कि इसके लिए ये आपका विरल माध्यम है, लेकिन इस विरल के लिए ये जो नीचे वाला है ये आपका सघन माध्यम होगा। अब जब इतना हमने देख ही लिया है तो हमें ये जानने की उत्सुकता जरूर होनी चाहिए कि ये प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। अपवर्तन के कारण,
ये आपको जरूर जानना चाहिए कि ये आखिर होता क्यों है। ये तो हमने पढ़ लिया कि अपवर्तन हो रहा है, अब लेकिन ये अपवर्तन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको भी हमें जानना जरूर चाहिए। तो इसको आप जान लीजिए कि प्रकाश की जो चाल होती है, वह अलग अलग हर एक माध्यम होती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे किसी माध्यम में प्रवेश करता है। क्या करेगा? जब एक माध्यम से प्रकाश की दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है। तो उसके चाल में कुछ परिवर्तन होता है। तो उसके चाल में जो परिवर्तन होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो कंडीशन लगती हैं। पहली कंडीशन में क्या होता है कि अभिलंब से दूर हटना, अभिलंब से दूर हटना। और आपका जो दूसरा क्या होता है, जो दूसरा होता है ये कंडीशन, उसमें क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। जो दूसरा कंडीशन है वो है अभिलंब की तरफ झुकना। दूसरे कंडीशन में अभिलंब की तरफ प्रकाश झुक जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हो रही है, ये जो घटना हो रही है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। हमने आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने बताया कि जब हम किसी फीड को या किसी भी वस्तु को, हमने एक कांच के गिलास में एक फीड को डाला, तो जब उसको हम डालते हैं कुछ ऐसे, तो वह कुछ ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, यह कुछ ऐसे जाती है, ऐसा ये हमको दिखाई देती है। ठीक है, यह कुछ इस प्रकार से नहीं, यह कुछ ऐसे जाती है, यह थोड़ी बैंड हो जाती है। तो यह आपका अभिलंब होगा, प्रकाश कुछ इस तरह आई है। हमारा पहला नियम जो है वो क्या है, ये अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार, क्या अपवर्तन के प्रथम नियम, जो आपकी आपतित किरण होती है, ये जो आपकी आपतित किरण है और यह जो आपकी अपवर्तित किरण है, ये आपकी आपतित किरण है, इसे हम क्या क्या लिखेंगे, आपतित किरण। यह जो आपकी आपतित किरण है और यह जो आपकी अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। तो यह आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यहाँ कहीं आपका आपतन बिंदु होगा। क्या होगा? यह आपका आपतन बिंदु है, यह आपका आपतन बिंदु है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये क्या है, यह एक ही बिंदु पर तीनों यह लंब होते हैं। ये क्या होता है, यह एक ही तल पर तीनों एक दूसरे के यह लंब होते हैं। ये देखिए, ये वाला ये जो तल है आपतन बिंदु वाला, इस पे ये है लंब, इस पे ये है, और ठीक इसी पे ये है लंब। और अगर हम इसके देखें सापेक्ष में, तो यह इसके है लंब। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि कैसे इसको लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल पर अभिलंब होते हैं, तथा आपतन बिंदु एक
तल पर लंब होते हैं। ये एक ही तल पर लंब होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा प्रथम नियम। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं द्वितीय नियम। तो हमारा द्वितीय नियम क्या कहता है, आइए हम उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आ गए हम अपने द्वितीय नियम को देखने के लिए। तो हमारा द्वितीय नियम क्या है कि जो आपका होता है ये आपतित किरण, ये जो आपकी आपतित किरण होती है और ये होती है आपकी अपवर्तित किरण। तो यह आपतित किरण जब ये आपतित होती है और यह जो आपका लंब है, इसके बीच कुछ कोण बनता है। इसके बीच जो कोण बनता है इसे आई कहते हैं, आपतन कोण। और ये जो परावर्तित होती है इसे क्या करते हैं, अपवर्तित कोण। तो इसे आर से दिखाते हैं। और आपको ये पता है कि जो आपतित किरण होती है यह अपवर्तित किरण के यह बराबर होती है। ठीक है, यह इसकी बराबर होती है। कहाँ पे, ये अपवर्तन होती है, सॉरी ये होती है परावर्तन में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो आइए हम इसको एक बार लिख के देख लेते हैं कि आपतन कोण आपतन कोण की ज्या मतलब जो उसका कोण होता है, जो इसका आई है कि ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या आर, क्या जो आई है और आर है का अनुपात नियतांक होता है, का अनुपात नियतांक होता है। नियतांक मतलब कांस्टेंट होता है, यह बदलता नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये जो आपका कोण है, ये आई वाला कोण है और ये जो आपका आर वाला कोण है, यानी साइन आई अपान ये जो आपका साइन आर है, यह नियतांक होगा। अर्थात जितना मान इसका रहेगा और जितना मान इसका रहेगा, उन दोनों मानों के रखने के बाद जो भी आएगा वह मान कभी वह बदलेगा नहीं, वह नियतांक रहेगा, वह हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और यह जो नियम है, यह जो इसका द्वितीय नियम है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह आप याद रखिएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकता है कि स्नेल का नियम कैसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है, अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल नियम कहते हैं। इसमें होता क्या है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वह नियतांक होता है। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसको आइए अब हम देखने वाले हैं, अपवर्तनांक। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करती है, जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रवेश करती है, तो क्या होता है कि जो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम, जो आपका मान लीजिए आपका जो पहला माध्यम है उसे हम N1 कहेंगे और दूसरा जो माध्यम है उसे हम N2 कहेंगे। तो क्या होता है कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष यह पहले में यह प्रवेश करती है। ठीक है, पहले में प्रवेश करती है, तो एक प्रकार का सूत्र बनता है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम उस फार्मूले को भी लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण तिरछी गमन करती है, कैसी, तिरछी गमन करती है। अपवर्तन में आपने देखा होगा, ये प्रकाश किरण जो होती है तिरछी गमन करती है। तो पारदर्शी
माध्यम से दूसरे माध्यम में अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यह प्रवेश करती है तो ये प्रवेश करती है तो प्रकाश की दिशा बदल जाती है। क्या होता है? तो जो प्रकाश की दिशा होती है वह बदल जाती है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद ये क्या कह रहा है। इसके बाद अपवर्तनांक में होता है कि जब एक माध्यम से यदि प्रकाश एक माध्यम से, यानी जो आपका प्रथम माध्यम है, यदि प्रकाश माध्यम एक, मान लेते हैं आपका माध्यम एक वायु है, इसे हम N1 मान लेते हैं, से माध्यम दो में, कहाँ? हमारा दो क्या है? यह वायु के सापेक्ष, मतलब यह कांच के सापेक्ष है। N2 कांच में प्रवेश करती है, तो एक प्रकार का फार्मूला बनता है। वह कौन सा फार्मूला होता है? N1N2 अर्थात N2 अपान N1 अर्थात साइन I अपान साइन R। साइन R ये हमारा एक फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो N2 को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आप पहले एक बार एक छोटे से फिगर में देखिए, ये आपका तल है जो आपके माध्यम को डिवाइड करती है। ये आपका मान लेते हैं ये आपका अभिलंब है और कुछ इस तरीके से प्रकाश आ रही है। आने के बाद यह ऐसे न जाने के बजाय यह कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, यह ऐसे आएगी। तो हम क्या कहते हैं कि दूसरे माध्यम, ये आपका दूसरा माध्यम है, ये आपका N1 है, ये N2 है। तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष मतलब ठीक उसी उल्टा विपरीत, उसके सीधे में, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम में ये जो प्रकाश किरण आती है और यह इसमें प्रवेश करती है, तो यह इसका अपवर्तनांक होगा। यह जो किरण आई है यह इसका अपवर्तनांक होगा, ठीक है। मान लीजिए आप कुछ और भी आसान भाषा में देखिए। मान लीजिए कहीं अगर चुनाव हो रहा है, उसमें आप खड़े हैं, तो आपका वो जो विरोधी है, आपका जो एंटी पार्टी है, वह आपके सापेक्ष है, ठीक है, और आप दोनों में संघर्ष हो रहा है। तो यही पे है कि N2 के सापेक्ष N1 इसका अपवर्तनांक होगा, ठीक है। और जब हम ठीक इसी उल्टा देखेंगे कि कांच से वायु में, तो N1 के सापेक्ष N2 इसका अपवर्तनांक होगा। फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं ये जो अभी आपने देखा अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, तो आइए हम देख लेते हैं अपवर्तनांक व प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक है। अब हमको ये टॉपिक समझ लेना है और ये टॉपिक हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक भी है। इसके अलावा एक और भी है जो कि बहुत ही आसान है, तो हम इसे ही लास्ट टॉपिक मान सकते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि जब जब हम क्या मानेंगे, जब कोई प्रकाश किरण वायु से वायु से कहाँ जाती है, कांच में जाती है, वायु से कांच में जाती है। ऐसा आप मान लीजिए कि यह आपका वायु माध्यम है और यह आपका कांच माध्यम है, यह जिसमें यह प्रवेश करेगी। और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये कांच से, कहाँ से, कांच से जब ये जल में प्रवेश करेगी तो उन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, क्या प्रकाश की चाल अलग अलग आएगी या प्रकाश की चाल वही आएगी। तो आइए हम देख लेते हैं इक्वेशन के द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर हमें इसका ये देखना है, अगर इसको हमें निकालना होता है संबंध, तो हमारा एक रूल क्या होता है कि जो आपका वायु यानी प्रकाश में जो होती है चाल, उसके अपान में माध्यम प्रकाश की चाल। हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात बराबर होता है। अर्थात मान लेते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भी प्रकाश किरण वो वायु से कांच में जाती है। कहाँ से? वायु से कांच में। तो हम क्या मानेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, इसे हम C मानते हैं। और माध्यम में प्रकाश की चाल, कहाँ पे? माध्यम में प्रकाश की चाल, इसे हम V से दिखा देते हैं। तो पहले हम क्या देखें, माध्यम और प्रकाश की चाल, इसके बाद हम W और C को हम देख लेते हैं। अर्थात वाटर में और वायु में जब प्रकाश जाएगी तो कैसा होगा। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाता है। इसे हम अगर नॉर्मल तरीके से लिखें तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम मान लें कि जो n इक्वल टू, मान लीजिए जो आपका ये जा रहा है प्रकाश, यह C और W, ये W अर्थात क्या होता है, पानी में। अगर ये पानी में जा रहा है तो क्या होगा, क्योंकि ये चाल है तो यहाँ पर 20 दिखाएंगे वेग को। ठीक इसी प्रकार से तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा। जब ये हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा और दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब इसका हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि n और n बराबर हैं, तो देखिए ये जो n है इसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि यह कहाँ जा रही है, वायु से एयर टू ग्लास, ये एयर टू ग्लास जा रही है। और ये कहाँ से, ग्लास टू वाटर। ठीक है, यह ग्लास से वाटर में जा रही है, ये वायु से आपकी ग्लास में जा रही है। तो हम क्या यहाँ पर पाएंगे कि जो आपका ANW है, ANW, ठीक है, ANW मतलब क्या होता है कि जो हवा से आपके वाटर में जा रहा है डायरेक्ट, और उसका अपन ANG से करेंगे, इससे करेंगे ANG से करेंगे, ये आपका ANW होगा, ये हवा से जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या पाएंगे कि ANW अपान ANG, तो इसका जब हम तुलना करेंगे तो चूंकि ये CC है, ये बराबर है, ये तो वो हो जाएगा, तो ये कटेगा आपस में, ये कटेगा
और तब हमें क्या मिलेगा कि Vg यानी ये जो आपका वेग है, जो आपका गति हो रहा है ग्लास में, अपान वी डब्ल्यू के। तो यह कुछ इस प्रकार से हमें आंसर मिलेगा, जिसको हम WN का फार्मूला बोल सकते हैं। अर्थात जब ग्लास से वाटर में जब कोई प्रकाश गति करेगी तो वहाँ पर हम कुछ इस प्रकार का फार्मूला लगा सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आज का अंतिम टॉपिक। इसके अलावा एक छोटा सा और टॉपिक है जिसको मैं यहाँ पर शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर नया है तो आप बताइएगा, मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा। अगला जो हमारा अंतिम टॉपिक है वो एक लाइन का है। वो क्या है? प्रकाश किरणों की उत्क्रमणता। तो प्रकाश किरणों की उत्क्रमणता क्या होता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष W के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो इसको हमें जब देखना होगा तो उसका एक फार्मूला बन जाएगा नॉर्मली, बहुत ही आसान तरीके से। जैसे ये हमने अभी निकाला, ये ऐसे ही इसका ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है। तो ये हुआ आज का अंतिम टॉपिक, और हमारा ये चैप्टर भी आज ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हम अगली वीडियो में हम अगला अपना चैप्टर भी देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है, अगर आप पुराने हमारे हैं डेली कस्टमर्स। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक से। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।